भाग्या अपने घर में खाना बना रही थी, तभी उसका सिलेंडर खत्म हो जाता है। हे भगवान, इस सिलेंडर को भी अभी ही खत्म होना था का? अभी इस समय हम सिलेंडर कहाँ से लेके आए? अले अम्मा भूत लदी है, ताने तो दे दो जल्दी ते तो तैते मेरे पेट ते बाद आलई है। इत बात ते ताप पता चलता है कि मेरे पेट में तो तुआ नहीं बल्कि हाथी दौड़ रहा है। चुप बुड़बक कहीं का। अरे इतनी गर्मी में एक तो हम खाना बना रहे हैं, बीच में ये सिलेंडर खत्म हो गया है, ऊपर से तुम हमारे दिमाग को खाकर खाली कर रहा है। बस इतनी सी बात अम्मा, जब सिलेंडर नहीं था तब भी तो तुम ताना ताते थे ना। अरे तो पहले हमारे पास चूल्हा था, अब तो वो भी जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। नेती और पूत पूत। अले अम्मा आपता नितिन अभी तोले ते लिए तितन दल तोम दलते बीतते दंदलते लतली ले तला था और पिल आप दल्दी ते ताना बना देना। पगला गया है का? जानत नहीं है, अक्सर उस जंगल में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। अगर तुम वहाँ गए और कोई चीज तुमको यहाँ से वहाँ कर गई तो हम क्या करेंगे? हाँ, या फिर उसने तुमको ही पकड़ लिया, अब हम कहाँ ढूंढेंगे तुमको? पील है ना मेरे तात, तल तो मुझे तो दुआ तो ये दल पे होते आप तब तो बता तो दे दा। अरे वो का बताएगा, उसका तो ऑडियो ही खराब है। ठीक है, समय से जाना और जल्दी से लकड़ियाँ लेते आना। काली को आज नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए काली अपने घर के बाहर टहल रही थी। तभी उसकी नजर बाहर टहल रहे हर्ष पर जाती है। हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं काली, वैसे तुम इतनी रात बाहर क्या कर रही हो? वो हर्ष, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर टहल ही रही थी। देखो, बाहर टहलने में ये ठंडी हवा भी हमारा साथ दे रही है। हाँ काली, तुम सही कह रही हो। और ये हवा हमारा साथ दे भी क्यों ना, आखिर इन हवाओं को भी तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं हर्ष, कि मैं खुद नहीं जानती कि मुझे तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर एक अजीब सा एहसास होता है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि इस समय मैं इस एहसास को अपनाने को तैयार नहीं हूँ। काली, किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ नहीं हर्ष, बस यूं ही कभी कभी इंसान कुछ चीजें सोचने पर मजबूर हो जाता है। नील नितिन जंगल जाते हैं और वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी एक पेड़ के पीछे उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ती है। तिल देत वहाँ पर तो तमतला है, तल तल देते है ती त्या तीर है। त्या यार दिन तो तब ते इतना दलने लगा है। अली तेला भला भाई अभी जिंदा है, वो तुझे तुत नहीं होने देता। आधा आधा तलते हैं लोतनी ते पीते। अली अली देत मत्ता होना हो इत मत्ते में दलूल तुतना तो धोदा तल तल इत तो तोलते हैं। ले आते तू तेले तोले दा। मैं तब ताम आऊंगा, वैसे भी तेले आने में पतला ही थी ना, इसलिए मैं तेले ही मत्ते तो तोलूंगा। मटका टूट जाता है और दोनों की नजर नीचे टूटे हुए मटके पर जाती है। हाँ नील, तुमने तही था, ये मत्ता तो ताली है यार। हम थामा था पीते इतके लल्लाए थे। दल तल वहाँ इंतदाल तल रही होती, दल ले तो दे तो आज ताना भी नतीब नहीं होता। नितिन की बात सुनकर नील अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और जंगल से आने लगता है। पर तभी काली और हर्ष, जो कि गांव में टहल रहे थे, उनके सामने आ जाते हैं। नितिन, नील, तुम दोनों जंगल में क्या करने गए थे? अली ताली होते आए ना, तुम्हारा तिलैंदल ततम होता है, तो हमें बहुत दुलते भूत लग गई थी, इसलिए हम यहाँ थे लतली लेने आए थे। अच्छा ठीक है, इन लकड़ियों को रखवा दो कहीं, पता चले कि अभी भाग्य काकी अपने हाथों में बेलन लिया आ जाए और तुम्हारे सर पर बजाना शुरू कर दे। तालियां दल तुम मेला तात दो दी ना, तो अम्मा था बेलन तो कहा, मैं तो दाल भी पीने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहते हो कि पिटने में मैं तुम्हारा साथ दूं? अरे नहीं ताली, तैती बात तल रही हो तुम। नितिन, उधर देखो, मेरे ख्याल से भाग्य आंटी तुम्हें ढूंढ रही है। हर्ष के मुंह से भाग्य का नाम सुनकर नील और नितिन तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। उनको इस तरह से भागता देखकर हर्ष और काली जोर जोर से हंसते हैं।
अच्छा हर्ष, अब हमें घर चलना चाहिए, रात ज्यादा हो रही है। हाँ काली चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हर्ष काली को उसके घर छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है, पर तभी हर्ष को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई है। हर्ष पीछे पलटता है लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद हर्ष एक बार फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। झुमरी अपने घर में खाना बना रही थी कि तभी लाइट चली जाती है। हे भगवान, ये लाइट को भी अभी जाना था का? अब हम खाना कैसे बनाएंगे? अजी सुनते हो, तनक मोमबत्ती ला दीजिए, हमको कछु दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वाह, लगता है आपका लड़खड़ाता पैर ठीक हो गया है। तभी आप झटपट हमारी बात सुन लिए। झुमरी खुद से बातें कर रही होती है लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर झुमरी पलटती है कि तभी उसको अपने साथ कोई भी नहीं दिखता। रज्जो के बाबा, अजी सुनते हो? रज्जो के बाबा, इनको क्या हो गया? अभी तो मोमबत्ती देने हमारे पास आए थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? लगता है सच में इनके पैर की हड्डियां मजबूत हो गई हैं, तभी तो ये इतना दौड़ भाग कर रहे हैं। हाँ, हमको क्या? झुमरी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी लाइट आ जाती है। झुमरी अपने हाथों में खाने की प्लेट लिए गुलशन के पास जाती है, जहाँ वो उसको सोते हुए देखकर उसे उठाती है। अभी तो इतनी फुर्ती में हमारे पास मोमबत्ती लेकर आए थे जैसे मानो पैर की पहिया लग गया हो। हाय दैया, देखो तो कैसे हमारी बात को अनसुना कर रहे हैं, कितने नौटंकी हो गए हैं। अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो तुम? अरे भला अपने देवता समान पति पर हाथ कौन उठाता है? रज्जो के बाबा, हम आप पर हाथ नहीं उठाए, बल्कि गाल पर मच्छर था, उसको खत्म किए हैं। मच्छर खत्म करने के चक्कर में कहीं अपने पति को खत्म मत कर देना तुम। अरे पगला गए है का? वैसे हमारी बात अनसुना काहे कर रहे थे? हम इतने समय से आवाज लगा रहे हैं, अभी थोड़े समय पहले ही तो आपसे मोमबत्ती मंगवाए, तब तो आप भागे भागे आ गए, लेकिन अब आँख तक नहीं खुल रहा है। एकदम 16 आने सच बोला है किसी ने कि औरतों का दिमाग उनके घुटनों में होता है। बुड़बक, हम तुम्हारे पास कैसे आएंगे? अरे हम तो पिछले 2 घंटे से यही सो रहे हैं। हमारा पैर दुखता है और ये कह रही हम ही के लिए मोमबत्ती ला कर दिए। हाय दैया, जब आप हमारे पास मोमबत्ती लेकर नहीं आए तो कौन हमारे पास दे गया मोमबत्ती? कहीं रात के अंधेरे में कोई भूत तो नहीं आ गया? काली अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी कि तभी काली की नजर खिड़की पर पड़ती है। काली, तो वहाँ क्या देख रही है? वहाँ कुछ है क्या? नहीं माँ, मैं तो बस देख रही थी कि बाहर के मौसम में काफी बदलाव आ रहे हैं। ये मौसम कब ठंडा और कब गर्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। काली अपनी बात पूरी कर खाना खाने लगती है, पर तभी काली को एक अजीब सा एहसास होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ है वहाँ। काली अब अपना खाना छोड़कर खिड़की के पास जाती है। खिड़की से अंदर की तरफ आती हवा काली के चेहरे को छू कर गुजर जाती है। तभी काली के कंधे पर एक हाथ आता है और जब काली पीछे पलटती है तो दुर्गा वहाँ खड़ी होती है। काली, आखिर तुझे क्या हुआ है? तू अचानक अपने खाने को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? तू जानती है ना, इस तरह खाने से उठना खाने का अपमान होता है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है उस बारे में माँ को बताना सही नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि माँ फिर से चिंता करे। काली, हुआ क्या है? तू बोलते बोलते चुप क्यों हो जा रही है? काली, मेरी बच्ची कोई परेशानी है क्या तुझे? तू मुझे बता सकती है। तू बता मुझे कि आखिर तू किस बात से परेशान है? कुछ नहीं हुआ माँ, बस हवा अच्छी चल रही है, इसलिए मैं यहाँ आके खड़ी हो गई हूँ। माँ हूँ तेरी मैं। आज तक तूने मुझसे जो कुछ भी छुपाया है वो कहीं ना कहीं से मुझे पता चल ही गया है। बच्चा चाहे कितना ही कुछ क्यों ना छुपा ले, लेकिन वो अपने माँ बाप से ज्यादा देर के लिए चीजें नहीं छुपा सकते। इसलिए अब बता, क्या हुआ है तुझे? माँ, हवा का रुख बदल रहा है, इससे तो साफ पता चल रहा है ना कि यहाँ। काली, तू बहुत ज्यादा सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मौसम में अक्सर बदलाव आते रहते हैं।
माँ यहाँ देखो, इस बदलती हवा का झोंका साफ बयां कर रहा है कि ये मुझे कुछ कहना चाहता है। पर क्या? हवा का रुख बदल रहा है। हो ना हो यहाँ जरूर कुछ होने वाला है। काली, कुछ नहीं होगा, चल यहाँ से। आज की रात किशनगढ़ में कुछ अजीब सा था। कहीं कोई किसी से परेशान था तो कहीं कोई किसी बात को लेकर दुखी था। पर इन सब से बेखबर कृष पंचायत ऑफिस में अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था। पर तभी कृष को खांसी आती है और वो खांसते हुए उठता है। अरे यार, इस पानी को भी अभी खत्म होना था क्या? अब इतनी रात को मुझे अकेले पानी लेने जाना पड़ेगा। कृष अपनी आधी नींद में एक हाथ से अपनी आंख को मसलते हुए पानी लेने के लिए उठता है। यार कान्हा, तू सच में बहुत अच्छा है। तू मेरी कितनी केयर करता है। बताओ, इतनी रात को तू यहां मेरी मदद करने आ गया। पानी का जग हवा में देखकर कृष की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पानी का जग हवा में? इसका मतलब कान्हा यहाँ आया ही नहीं। अगर कान्हा यहाँ नहीं था, कौन है? कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? अगर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है तो मत करो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कृष उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो तुम? और तुम यहाँ आए तो आए कैसे? अरे अरे रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। आखिर ये बच्चा है कौन? कितना अजीब लग रहा है ये, एकदम एलियन टाइप। सुबह का सूरज किशनगढ़ को उठाता है। पर इस नई सुबह में सभी के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक डर था। काली स्कूल के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर पंचायत ऑफिस पर जाती है। ये पंचायत ऑफिस के बाहर लोगों ने इस तरह से भीड़ क्यों लगा रखी है? यहाँ इस तरह भीड़ क्यों इकट्ठा हो रखी है? अरे काली बिटिया, हम लोग यहाँ पर कब से खड़े हैं, लेकिन पंचायत ऑफिस का कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सचिव जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? काली दीदी, पर यही सच है। जब हम सुबह आए थे तब से हम सचिव जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सचिव जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। देखो ना, सरपंच जी भी कब से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ काली बिटिया, पता नहीं सचिव जी दरवाजा काहे नहीं खोल रहे। अरे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो दरवाजा तोड़ दीजिए ना। कान्हा भैया, आप यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अरे तोड़ो दरवाजा। काली कान्हा से दरवाजा तोड़ने को बोल ही रही थी कि इतने में हर्ष वहाँ आता है। काली, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हो रखी है? हर्ष की बात सुनकर काली हर्ष को सारी बात बताती है। कृष सुबह से दरवाजा नहीं खोल रहा। ये सुनकर हर्ष बिना किसी की मदद लिए पंचायत ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। सचिव जी क्या हुआ आपको? आप इस तरह? हर्ष, पानी लाओ। बच्चे दूर रहो मुझसे, मैं कहता हूँ दूर रहो। सचिव जी क्या हुआ? आखिर किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? वो भूत है, दूर करो उससे मुझको। कृष, यहाँ पर कोई नहीं है। आखिर तू किस भूत की बात कर रहा है? लगता है सचिव जी रात को बिजली का सेवन कर रहे हैं। कान्हा, सचिव जी को बिजली तू ला कर दिएगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी? हम सचिव जी को बिजली काहे ला कर देंगे? अरे हम तो कल रात अपने घर के लिए जल्दी निकल गए थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? सचिव जी आखिर किस बच्चे की बात कर रहे हैं? बीती रात कृष के साथ जो कुछ भी हुआ, इस बात की खबर गांव में सबको पता चलती है। जब इस बात की खबर सबको पता चलती है, तब झुमरी भाग्या भी पंचायत ऑफिस पहुंच जाती है। सचिव जी की भी ऐसी हालत हो रखी है? झुमरी काकी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे काली बिटिया, इस गांव में किसी बुरी शक्ति का साया है और वो साया कल रात हमको भी परेशान किया था। हाय दैया, बुरी शक्ति का साया। झुमरी बहन, तुम क्या बोल रही हो? तुमको मालूम भी है?
हाँ भाग्य बहन, बुरी शक्ति काहे कि कल रात हमरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। झुमरी के मुंह से ऐसी बात सुनकर काली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ये सब हो क्या रहा है। गांव में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला? और अगर यहाँ सच में कुछ है तो मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही? दुर्गा अपने घर में एक काम कर रही थी। उस बच्चे की आत्मा जैसे ही दुर्गा के कंधे पर हाथ रखती है, वैसे ही दुर्गा को ठंडा सा महसूस होता है, मानो जैसे दुर्गा के कंधे पर किसी ने बर्फ रख दी हो। दुर्गा अब जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामान इधर से उधर हवा में उड़ रहे थे। अपने घर के सामान को ऐसे देखकर दुर्गा घबरा जाती है। ये क्या हो रहा है? भला ये सामान ऐसे हवा में कैसे उड़ सकते हैं? काली नहीं है तो फिर यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि काली आ गई हो और वो बस मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हो? काली, मैं जानती हूँ कि तू मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। काली देख, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर तू यहाँ है और ये सब तू कर रही है तो मत कर। तू जवाब क्यों नहीं दे रही काली? काली! जहाँ दुर्गा काली का नाम लेकर बेहोश होती है तो वहीं पंचायत ऑफिस में काली के कानों तक दुर्गा की आवाज पहुँचती है। माँ! ए करिया, का हो गया रे? अरे अब तो को कौन सा झटका लगा है? कुछ नहीं, मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे माँ के पास जाना होगा। माँ खतरे में है, मुझे माँ के पास जाना होगा। काली, पर अचानक घर क्यों जाना है तुम्हें? मेरा मतलब है, अचानक से तुम्हें दुर्गा आंटी की याद क्यों आ रही है? हर्ष, पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है जैसे माँ किसी खतरे में है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ आता हूँ, तुम घर भी जल्दी पहुँच जाओगी। अगर मैं हर्ष के साथ गई तो मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। नहीं हर्ष, तुम सचिव जी का ख्याल रखो, मैं माँ के पास जा रही हूँ। हर्ष काली की बात से सहमत होता है और काली पंचायत ऑफिस से बाहर जाकर अपने चारों तरफ नजर घुमाती है, जहां उसको दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। जिसके बाद काली चुटकी बजाती है और चुटकी बजाकर सीधा अपने घर आ जाती है, जहां वो अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखकर काफी घबरा जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना माँ? आंखें खोलो। काली बार बार अपनी माँ को होश में लाने के लिए दुर्गा को आवाज लगाती है, लेकिन दुर्गा अपनी आंखें नहीं खोलती। आखिर यहाँ हुआ क्या है? और ये सामान, यहाँ जो कुछ भी हुआ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अली देख तो लाऊं, वैसे ही तो दितलाई है, देते तल दितलाई थी, पल इतना है थी, अभी दुल्दा आंटी भी होता है। नितिन की ऐसी बात सुनकर काली को काफी गुस्सा आता है और वो नितिन को तमाचा मारते हुए उससे कहती है, किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। अरे मेरी माँ बेहोश हो रखी है। इस सीरियस मोड पर मेरी हेल्प करने की जगह तुम्हें मजाक करने की सोच रही है। निकल जाओ यहाँ से, मैं खुद संभाल लूंगी। अली ताली, तुम दुत्ता क्यों तल रही हो? हम अभी तुम्हारी मदद तलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। काली का गुस्सा देखकर नील और नितिन वहाँ से चले जाते हैं और सीधा पंचायत ऑफिस पहुँचते हैं। अम्मा, वो ताली। काली, क्या हुआ काली को? ठीक तो है ना काली? अरे तीत है, पर दुल्दा आंटी तीत नहीं है। ये का बोल रहा है तू? का हो गया दुर्गा बहन को? का दुर्गा बहन बेहोश हो गई? हे भगवान, ये का हो रहा है गांव में? अरे हम तो कह ही रहे थे, पर हमारी बात पर कोई विश्वास करे तब ना, मानो या ना मानो, हमरा गांव में कोई बुरी शक्ति का साया है। झुमरी बहन, अभी बात करने का समय नहीं है। करिया अपने घर में अकेली है। सचिव जी को देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वहाँ करिया अकेली है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ भाग्य बहन, तुम सही कह रही हो। काली अपनी माँ दुर्गा का हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करती है।
वो आत्मा, आखिर वो किसकी आत्मा है और यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को झुमरी काकी और कृष को परेशान करने वाली भी यही आत्मा है? जो भी है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है, पर उससे पहले मुझे माँ को ठीक करना होगा। होश में आते ही दुर्गा डरते हुए काली के गले लग जाती है। काली, वो बच्चा। हाँ माँ, मुझे सब पता है कि आपके साथ यहाँ क्या हुआ है। काली अपनी माँ को संभाल ही रही थी कि तभी वहाँ पर झुमरी और भाग्या आ जाती है, जहाँ वो दुर्गा को काली से लिपटे देखकर उसके पास जाती है। दुर्गा बहन, तुम इतनी डरी हुई काहे हो? वो बच्चा। बच्चा? दुर्गा बहन बच्चा का नाम ले रही है। सचिव जी भी एगो बच्चा का नाम ले रहे थे। आखिर हो क्या रहा है गांव में? कौन है वो बच्चा जो सबको इतना डरा रहा है? झुमरी बहन, तुम भी कोनो बच्चा देखी हो का? नहीं भाग्या बहन, हम बच्चा तो ना ही देखे, पर हमरे साथ भूतिया घटना घटी है। तो हमको भी लग रहा है कि गांव में जरूर कुछ हो है। ये करिया, तू अपनी माँ का ख्याल रख। हाँ, हम अभी दुर्गा बहन के लिए कुछ बना कर लाते हैं। चलो झुमरी बहन, थोड़ा दुर्गा बहन को रेस्ट करने दो। काली आंटी ठीक तो है ना? हाँ हर्ष, माँ अब ठीक है, पर सचिव जी जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो बच्चा सच में इस गांव में है। सचिव जी ने बीते रात जो कुछ भी देखा वो सब सच है। पर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि माँ ने भी वही चीजें देखी हैं जो सचिव जी ने देखी है। यहाँ इस गांव में आखिर ऐसा भी क्या है जो लोगों को इस कदर परेशान कर रहा है? बस इसी बात का पता लगाना है। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है, अगर यहाँ कुछ है तो हम उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? वो अकेले में सभी को परेशान करता है। इसका मतलब वो लोगों को या तो कुछ बताना चाह रहा है या फिर उसको यहाँ किसी ने भेजा है। रात के घने अंधेरे ने किशनगढ़ को घेरा हुआ था। सभी अपने घरों में थे, लेकिन किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। सभी अपने घरों में डरे सहमे हुए थे। तो वहीं भाग्या भी अपने तीनों सपूतों और बहू के साथ घर में थी। मुकेश तो अपने रज्जों के साथ आराम से सो रहा था, पर नितिन की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। इसीलिए वो बाहर जाता है और टहलने लगता है। आप तो नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं मेरी नींद कितने तुला ली। इस बात से अनजान नितिन कि वो अपने घर से बाहर अकेला नहीं घूम रहा, वो खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी नितिन के कानों में एक हवा का झोंका आता है। तून है बे, तून मेरे तानों में फूट तल रहा है। पता नहीं तून है तो मेरी तान में फूट तल रहा है यार। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे इतनी रात गए नींद वींद नहीं आती क्या? अत्ता तो तू मुझे तुपतल दे चला था, और मेरी तानों में फूटने वाला कोई और नहीं बल्कि तू है। बताती हूँ फूट तल रहा था मेरे तानों में। थूक रहा था? अबे पागल है क्या? भला मैं क्यों थूकूंगा? अब तू जैसा भी है तो आखिर मेरा भाई ही ना। चल अब घर के अंदर चल। तू तला था, मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं अंदर नहीं आऊंगा। मुकेश को नितिन की कोई भी बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसको जबरदस्ती घर में जाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। और जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़ता है, उन दोनों को भी वहाँ हरे रंग का धुआं दिखाई देता है। काली अपने बाबा को खोने के बाद टूट सी गई थी और ज्यादातर गुमसुम रहा करती थी, लेकिन जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है। एक नई सूरज की किरण के साथ काली की जिंदगी में फिर एक नई सुबह होती है और साथ ही चमचमाता सूरज पूरे गांव को अपनी रोशनी से जगमगा देता है। गांव की छोटी छोटी गलियों में बच्चे उछलते कूदते हुए शोर मचाने लगते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग हाथों में लोटा लिए खेतों की ओर बढ़ रहे थे। बुजुर्गों की टोली को जाते हुए देखकर गांव का एक नौजवान लड़का कहता है, क्यों बाबा, चल पड़े अपनी सेना लेकर मैदान जंग में। अरे शर्म ना आती तो है बुजुर्गों का ऐसे मजाक बनाते हुए? खुले में करने में आपको शर्म ना आती बाबा, तो मैं बोलने में काहे शर्म करूं? मैं तो कहता हूं थोड़ा संभल कर जाना खेतों में, कहीं अपने काम पर जाते वक्त किसी दूसरे के काम पर पैर न पड़ जाए। भाग यहाँ से,
नालायक, ये शांता का बेटा बड़ा ही आवारा हो गया है। जहाँ एक तरफ गांव वाले ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या जी रहे थे, वहीं अब काली का घर और दुनिया वीरान हो चुकी थी। काली नींद से जागती है कि तभी अचानक फिर से उसके सर का निशान दर्द होने लगता है। काली अपनी आंखों को मीचे उस दर्द को सहते हुए कहती है, ये दर्द, अब क्या होने वाला है? ये सब क्या है? कौन है वो लड़की जो कि शादी के जोड़े में पुल से कूदने वाली थी? हो ना हो ये पुल गांव की शुरुआत की नदी पर बना पुल है। मुझे इस बार कुछ गलत होने से पहले ही सब कुछ रोकना होगा। काली अब उस लड़की की किस्मत के लेख को बदलने के लिए भागती है। वो बिना कुछ सोचे समझे बस गांव की शुरुआत की ओर भागती जा रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार की गाड़ी से होने वाली थी। पर कुछ बुरा होता उससे पहले ही गाड़ी में बैठा हर्ष अचानक ही ब्रेक मारता है और तुरंत गाड़ी से निकलकर काली से कहता है, अरे ठीक तो हैं आप, और आप तो वही है ना आलोक जी की बेटी। आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? मैं आपके दिए चेक को कैश कराने के लिए जा रही हूँ। What? अभी मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। प्लीज सामने से हटो, मुझे किसी की जान बचाने जाना है। इतना कहकर काली वापस से आगे की ओर भागने लगती है। तभी हर्ष उसको पीछे से आवाज देते हुए कहता है, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं छोड़ देता हूँ। पैदल भागने से तो जल्दी ही पहुँचा दूंगा, और तुम्हारे बाबा को तो मैं ना बचा सका, पर शायद जिसे तुम बचाने जा रही हो वो बच जाए। काली को भी यही सही लगता है और वो आकर जल्दी से हर्ष की गाड़ी में बैठ जाती है और हर्ष के बैठने के बाद उससे कहती है, जल्दी से गांव की शुरुआत के पुल पर ले चलो, जल्दी। हर्ष गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाता हुआ पुल के पास ले आता है। काली उसमें से उतरकर पुल पर भागती है, जहां पुल के बीचों बीच एक लाल जोड़े में लड़की पुल से कूदने ही वाली थी कि तभी काली बोल पड़ती है, रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? तुम ऐसे खुद की जिंदगी खत्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अपनी आंखों के आगे मैं तुमको मरने नहीं दूंगी। मैं जीना नहीं चाहती। जिस इंसान से मैंने 4 साल प्यार किया, आज उसकी और मेरी शादी होने वाली थी और वो आया ही नहीं। मेरा प्यार हार गया। अब मैं जीकर क्या करूँगी? उसने मुझे धोखा दे दिया। नहीं, उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। वो किसी मजबूरी के कारण ही मंडप में नहीं आ पाया, इसलिए उसने मुझे भेजा यहाँ ताकि मैं तुमको बचा सकूं, खुद की जान देने से रोक सकूं। क्या ये सच है? मेरे देव ने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे आप जल्दी उसके पास ले चलो। वो लड़की जैसे ही काली की तरफ बढ़ने लगती है, तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो पुल से नीचे नदी में गिर जाती है। दूर खड़ा हर्ष ये सब देखकर दौड़कर वहाँ आता है। नहीं, ये क्या हुआ? मैं इसको मरने नहीं दे सकती। मुझे इसे बचाना होगा। काली खुद भी पुल से कूदने को होती है कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर पीछे करते हुए कहता है, ज्यादा झांसी की रानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई सुपर वुमेन नहीं हो। कुछ नहीं होगा उसे, मैं बचाऊंगा उसको। हर्ष खुद उस पुल से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को बचाकर किनारे से ऊपर ले आता है, जहाँ खांसते हुए इस लड़की से काली कहती है, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना तुमको? मैं ठीक हूँ। माफ करिए, मेरा पैर फिसल गया था। मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी हुई, लेकिन आपको एक आखिरी परेशानी देना चाहती हूँ। मुझे मेरे देव के घर ले चलिए। मुझे उससे पूछना है कि क्यों वो हमारे शादी के मंडप में नहीं आ पाया। उस लड़की की बात सुनकर काली हर्ष की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद हर्ष बिना कुछ बोले गाड़ी चालू करता है और काली उस लड़की के साथ उसमें बैठ जाती है। कुछ देर में गांव के दूसरे कोने में बसा देव का घर, जहां वो तीनों पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरकर वो लड़की सीधे देव के घर में घुसते हुए कहती है, देव, देव कहाँ हो? देखो तुम्हारी अंजलि आई है। देव। अपने घर में किसी और लड़की की आवाज सुनकर देव की माँ कमला बाहर आती है और सामने अपने बेटे की माशुका को भीगे हुए लाल जोड़े में देखकर कहती है, तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? अरे उल्टा मेरे बेटे पर जादू टोना करके उसे बिहार रचाने चली थी, और जब वो नहीं आया तो हिम्मत तो देखो इस बेशरम लड़की की, सीधे घर आ गई। माँ जी, आपको मुझे जितने ताने देने हैं दे लीजिए, पर आप मुझे देव से मिलने दीजिए। मुझे उससे मिलना है। अंजलि कमला को साइड करते हुए देव के कमरे की तरफ बढ़ती है और उसके कमरे के बंद दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। इतनी आवाज देने पर भी जब देव दरवाजा नहीं खोलता तो काली
हर्ष को बोलकर वो दरवाजा तोड़ने को कहती है, जिसके बाद कमरे के पंखे से देव की लाश को लटके देखकर अंजलि और कमला दोनों की चीख निकल जाती है। देव! ये सारा मंजर देखकर काली डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं हर्ष देव की लाश को नीचे उतारकर उसके हाथ में से लेटर को निकालकर पढ़ना शुरू करता है। माँ, आपने मुझे मेरी अंजलि से शादी करने से रोक दिया, लेकिन आप ये नहीं जानती थी कि हमने एक दूसरे से वादा किया था। अगर उसमें या मुझ में से कोई भी मंडप में नहीं आया तो दूसरा इंसान अपनी जान दे देगा। मैं अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी जान दे रहा हूँ माँ। आपने मुझे और अंजलि को तो जुदा कर दिया, लेकिन आप हमारे दिलों को कभी जुदा नहीं कर सकते। इतना सब होने के बाद काली खुद भी एक गहरे सदमे में जा चुकी थी और वो वहाँ से चुपचाप उदास से निकल जाती है, जहाँ हर्ष उसके पीछे आकर उसे आवाज देता है, काली 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 सुनो तो। काली बिना कुछ सुने आंसू बहाते हुए चली जा रही थी। इतने में हर्ष भागते हुए उसके पास आता है और उसको कंधे से हिलाते हुए कहता है, काली कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मैं नहीं बचा पाई देव को, मैं किसी को नहीं बचा पाऊंगी। मैंने अपनी बहन, अपने बाबा, सबको खो दिया क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मुझसे कुछ नहीं होगा। ये गलत है। तुम अंजलि के साथ थी, तुमने अंजलि को बचा लिया। देव के साथ तुम नहीं थी, इसलिए तुम उसे बचा नहीं पाई। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक इंसान हो जो एक समय में एक ही जगह हो सकती है, और तुमने एक लड़की की जिंदगी को बचा लिया है। और तुम खुद सोचो, देव तो अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन अगर तुम अंजलि को नहीं बचाती तो आज वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती। इसलिए तुम कमजोर नहीं हो काली, तुम बहुत ताकतवर हो। बस तुम्हें खुद की ताकत को पहचानने की देर है। इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि तुम कमजोर हो और कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? हर्ष की आंखों में खुद के लिए विश्वास देखकर आज काली को वही हिम्मत मिल रही थी जो 1 साल पहले उसकी बहन गौरी के शब्दों से मिलती थी। हालातों के सामने खुद को कमजोर समझने वाली काली की जिंदगी में हर्ष एक प्रेरणा बनकर आया था, जो आगे उसकी जिंदगी में उसका साथ कब तक देगा ये सिर्फ वक्त बताएगा। माँ के हॉस्पिटल में और बहन और पिता के जाने के बाद काली को उसका घर खाने को दौड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अपनी किस्मत से समझौता कर लेती है और आज की रात एक चैन की नींद की कल्पना करके बिना कुछ खाए पिए सोने चली जाती है। लेकिन अचानक ही एक भयानक सा सपना देखकर काली की आंख खुलती है, साथ ही वो दर्द से करहाते हुए उठ जाती है। ये मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरे हाथ में जलने जैसा दर्द क्यों हो रहा है? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। आखिर क्यों मुझे ये दर्द दे रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? काली अपने हाथों को देखती है तो वहाँ कोई जलने का निशान नहीं था, लेकिन फिर भी उसको दर्द हो रहा था। इस दर्द को अभी काली ठीक से सहन भी नहीं कर पा रही थी कि इतने में उसके माथे का निशान भी तेज दर्द करने लगता है और उसकी आंखें बंद करते ही उसके आगे उसे सपने जैसा मंजर आने लगता है, जहाँ एक औरत अपनी बहू पर अत्याचार कर रही थी। कभी उसे चिमटे से जला रही थी तो कभी उसके ऊपर हाथ उठा रही थी, और अत्याचार सहने वाली औरत का अंत काली को जो नजर आया, उसको देखकर अचानक ही काली ने अपनी आंखें खोल ली। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती कि ऐसी औरत है जो दूसरी औरत पर इतना अत्याचार कर रही है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन है। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, कहीं जो मैंने अभी अभी देखा वो सच ना हो जाए। काली को ये सब सोचकर पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह भी रात की बातों को सोचकर वो बेचैन थी, जिसके बाद वो अपनी माँ को ये बात बताने के लिए अस्पताल की ओर निकलती है। तभी उसे एक औरत अपने आंगन में झाड़ू लगाती नजर आती है, जिसके हाथ पर वैसा ही जले का निशान था जैसा कि कल रात काली ने अपने सपने में देखा था। जिसके बाद काली बिना कुछ सोचे उस औरत के पास जाती है और उसका जला हुआ हाथ थाम कर कहती है, आप तो वही हैं जो मुझे सपने में दिखी थी, और ये आपके हाथ का निशान आपको किसी ने जानकर जलाया है ना? इसको कैसे पता कि मेरा हाथ किसी ने जलाया है? अगर माँ जी बाहर आ गई तो मेरे साथ कहीं इस बेचारी को भी कुछ ना कर दे। अरे नहीं नहीं, ये तो काम करते हुए जल गया था। और आप कौन हैं? और यहाँ आंगन में कैसे आई? आप जाइए यहाँ से। देखिए, मैं कौन हूँ ये मुझे कैसे पता है, ये सब बताने का समय नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आपके साथ
काली ने इतना कहा ही था कि तभी घर के अंदर से पारुल की सास निर्मल निकलकर बाहर आती है और पारुल को काली के साथ देखकर मन में कहती है, कहीं इस बोलती चिड़िया ने इस काली कलड़ी को कुछ बता तो नहीं दिया? बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अंदर कितना काम पड़ा है, चल अंदर। निर्मल ये बोलकर काली को टेढ़ी निगाह से देखकर अपनी बहू को लेकर अंदर चली जाती है और ये सब देखकर काली को शायद ईश्वर का इशारा मिलता है कि आगे क्या होने वाला है और इसी के साथ वो ये भी समझ चुकी थी कि वो जब तक दुनिया वालों के आगे आकर उनकी मदद करेगी तो कोई उसकी मदद लेना तो दूर, उसकी बात सुनेगा भी नहीं। ये सब सोचकर काली अब अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद काली अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, अब तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ। अब आप बताओ, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अगर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए माँ, तो मुझे बस आप एक इशारा दे दो। काली ने इतना कहा ही था कि तभी काली की माँ की आंखों में मूवमेंट होती है और काली को ये देखकर एक आस मिलती है कि आखिर उसके पास कोई है। वो ये ठान लेती है कि वो दुनिया से छुपकर अब सब की मदद करेगी। काली अपने मन में आत्मविश्वास भरे घर आती है, जहाँ वो अपने कपड़े बदलने के लिए अपने घर में रखा एक छोटा सा पुराना संदूक खोलती है, जिसमें से कपड़े निकालते हुए उसे एक काला सूट दिखता है। ये सूट तो गौरी। अपने 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले गौरी अपनी बहन काली के लिए एक सूट सिलवा कर लाती है और उसे देते हुए बोलती है, काली देखना, मैंने तेरे लिए एक सूट सिलवाया है। मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर ये कपड़ा खरीदा और फिर ये सूट सिलवाया है। देखना, तुझे पसंद आएगा। अच्छा, अब मेरी बहन ने मेरे लिए कुछ सिलवाया है तो अच्छा तो होगा ही। काली जैसे ही गौरी के लाए सूट को लिफाफे से निकालकर देखती है तो काली का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सूट उसे वापस करते हुए गौरी के हाथों में थमाते हुए कहती है, तूने भी दिखा दिया ना कि तू भी औरों जैसी है। अरे मेरे काले रंग का मजाक बनाने के लिए तूने मुझे जन्मदिन पर काला सूट दिया है। बस देख लिया मैंने तेरा प्यार। तू ही पहन इस काले सूट को, तेरे गोरे चेहरे पर तो खूब जचेगा। काली, मैंने ये सूट तेरे रंग का मजाक बनाने के लिए नहीं सिलवाया। मुझे पसंद आया ये कपड़ा, इसलिए सिलवाया। अगर तू इस सूट को नहीं पहनेगी तो मैं भी नहीं पहनूंगी। गौरी, उस दिन तो मैंने इस सूट को पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यही सूट तेरी बहन की ताकत बनेगा। मैं लोगों के सामने आए बिना उनकी मदद भी करूंगी और किसी को पता भी नहीं लगने दूंगी कि ये मैं हूँ। काली अपनी बहन का दिया वो सूट पहनकर और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक के पारुल के घर की ओर निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर वो निर्मल को पारुल से कहते हुए सुनती है, जब तू मेरे बेटे की जिंदगी में आई तो 1 महीने में ही मेरे बेटे को खा गई। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। न तू अपने घर वालों से पैसा लाकर मुझे देती है और न ही ये घर छोड़कर भागती है। आज मैं तुझे इस मिट्टी के तेल से जलाकर तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी और कह दूंगी कि रसोई में गलती से मिट्टी का तेल फैल गया था। मम्मी जी, मेरे साथ ये मत करिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको अपनी माँ की तरह ही प्यार करती हूँ और आप ये क्या कर रही हैं? निर्मल पारुल की एक नहीं सुनती और घर में मौजूद मिट्टी के तेल की कैन को उठाने के लिए बढ़ने लगती है। ये देखकर काली घबराते हुए खुद से कहती है, मैंने पुलिस को तो बता दिया है कि यहाँ ये हादसा होने वाला है, लेकिन कहीं उन्होंने आने में देर कर दी तो क्या होगा? क्या करूँ मैं? काश मैं इस औरत को वो कैन उठाने से रोक पाती। काली ने इतना बोला ही था कि निर्मल जो उस कैन को उठाने बढ़ती है, उसके हाथ से वो कैन उठती ही नहीं है। निर्मल अपनी सारी ताकत लगाकर उस कैन को अपने दोनों हाथों से उठाती है, लेकिन वो मिट्टी के तेल की कैन टस से मस्तक नहीं होती। तभी निर्मल और पारुल के सामने काली आती है, जिसका चेहरा दुपट्टे से पूरी तरह ढका हुआ था। ये तेरे पापों का घड़ा है जो अब तुझसे नहीं सरक रहा, लेकिन देख अब ये भर गया है और तू इसे उठा नहीं पाएगी। तूने एक बेटी समान बहू को जलाने की कोशिश की, इसकी सजा तुझे कानून देगा। थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी। कौन हो तुम और अचानक हमारे घर में कैसे आई? मैं तेरा काल हूँ और तेरे लिए यही जानना बहुत है। और तुम बहुत सह लिया तुमने अपनी सास का जुल्म। तुम सहती रहोगी तो ये दुनिया तुम पर अत्याचार करती रहेगी, इसलिए चुप मत बैठो, उठो और अपने लिए आवाज उठाओ, क्योंकि जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। काली ने इतना बोला ही था कि तभी पुलिस की जीप की सायरन सुनाई देता है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद पारुल को भी
काली की बात सुनकर प्रेरणा मिलती है और वो इंस्पेक्टर पांडे के आते ही उससे कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास को मैंने हमेशा माँ का दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कई घाव दिए, मारा, पीटा, सुनाया। मेरे घर वालों से दहेज की भी मांग की, और जब मेरे घर वालों की बस की और दहेज देने की नहीं थी, मेरी सास ने मुझे जिंदा जलाना चाहा, लेकिन किसी ने आकर मुझे मेरे ऊपर होने वाले जुल्म से लड़ने की प्रेरणा दी। इसलिए अब मैं इस औरत के अत्याचार और नहीं सह सकती। ले जाइए इसको यहाँ से। आज अगर वो भली लड़की नहीं होती तो ये औरत मुझे अब तक जिंदा जला देती। इनको तो इनके किए की सजा हम दिला देंगे, लेकिन आप जिस लड़की की बात कर रही हैं उसका नाम बता सकती हैं? क्योंकि हमें भी किसी अननोन नंबर से कॉल आया था। वहाँ भी एक लड़की थी जिसने हमें बताया कि यहाँ ये सब होने वाला है। जी, नाम तो मुझे उनका नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए काली माँ का रूप थी। काली आज फिर एक बार एक इंसान की जान बचाने में कामयाब हुई थी और अपने इस काम को पूरा करके वो बहुत तेजी में लगभग देर रात को भागते हुए घर आ रही थी। लेकिन काली के अपने घर के पास पहुंचने पर उसकी पड़ोसन भाग्या का बेटा नितिन, जो कि अपने घर के आंगन में खड़ा होकर काली के घर में ताका झांकी कर रहा था, उसकी नजर दूर से आती एक लड़की पर पड़ती है जिसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा काले नकाब से ढका था। ये नजारा देखकर नितिन के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं और वो घर में भागते हुए आकर अपने भाइयों से जाकर कहता है, अले बाल भूत है, अले बाल भूत है, ताले तबलों में तोई मेली तलब तुलेल भागती हुई आ रही थी, अले बादो। तुम दोनों मुंह हिलाकर क्या बातें कर रहे हो? चुपचाप से सो क्यों नहीं जाते? अले बाल भूत है और तुम्हें खोने की पली है यार। नितिन, तेरे हिलते हुए होठ क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए समय खराब मत कर, हमें नींद आ रही है। तुम्हें उठकर काली से भी तो मिलना है। अगली सुबह काली अपने घर में आराम से सो रही थी कि तभी अचानक ही भाग्या के तीनों सपूत उसके दरवाजे पर आकर जोर जोर से उसका दरवाजा बजाते हुए उससे कहते हैं, ताली ताली तोलो ताली। नितिन की आवाज सुनकर काली दरवाजा खोलती है और उसके बाद तीनों को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। तभी मुकेश कहता है, काली माँ। काली को ये सुनकर लगता है कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो तो नहीं गया और वो डर जाती है और डर कर कहती है, क्या हो गया माँ को? वो ठीक तो है ना? मुझे अस्पताल जाना होगा। अरे पर हमारी माँ तो तल है, फिर तुम तो अस्पताल क्यों जाना है? हाँ काली, मैं तो कह रहा था कि माँ ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। वो नितिन ने कल रात को किसी काले कपड़े वाली चुड़ैल को देख लिया था, तो माँ ने बोला कि हम तुमसे नितिन की नजर उतरवा लें। और हम तुम तो न्याल भी लेंदे। क्या बोले? अरे तुत नहीं। अच्छा हुआ नितिन ने मेरा चेहरा नहीं देखा था रात को, अगर देख लेता तो परेशानी हो जाती। तुम लोगों को क्या झाड़ फूक करने वाली लगती हूँ मैं, जो मेरे से नजर उतरवाने आ गए? निकल लो यहाँ से, क्योंकि मुझे गुस्सा आया ना तो नजर तो उतारूंगी नहीं, लेकिन चप्पल उतार के मारूंगी जरूर। काली नील नितिन मुकेश को डांट ही रही थी कि तभी ये सब बातें वहाँ आती हुई भाग्या सुन लेती है, जो काली के ऐसे शब्द सुनकर खुद से कहती है, देखो तो तनिक इस कलूटी को, इके तेवर तो आसमान छूने को है। अरे एक तो लगभग पूरी अनाथ हो ही गई है, फिर भी हम अपने फूल जैसे बिटवा की शादी इससे कराने की सोच रही हैं, लेकिन इसको तो तनिक लाशरम नहीं है। मेरे बिटवा की बेइज्जती कर रही है ना, अब भाई को इकी औकात दिखावत है। भाग्या काली के मुंह से अपने बेटों की बेइज्जती सुनकर उसके पास आती है और काली को बड़े रूखे शब्दों में कहती है, ए काली, एक तो पूरे गांव में तो को कोई भाव नहीं देता, हमरे बिटवा तेरे पीछे पीछे फिरते हैं, उका तुझे ज्यादा ही घमंड आ गया है का, जो तू उनका सुना रही है? अरे तेरी जैसी काली कलूटी पूरे गांव में नहीं है, यह करके तेरे पास नजर उतारने भेजे हैं अपने बिटवा को। चुपचाप हमरे बिटवा की नजर उतार, आई बड़ी। अभी मुझे इस पड़ोसन से बहस करके अपना दिन खराब नहीं करना, इसलिए काली जो ये बोल रही है वो कर दे। वैसे भी जब भगवान ने मुझे ऐसे रूप के साथ भेजा है तो इन इंसानों से क्या ही उम्मीद करूं। काली नितिन की नजर उतार देती है, जिसके बाद भाग्या अपने बेटों के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी काली भाग्या को घूरते हुए अपनी मन ही मन कहती है, इतना काला होने का एहसास तो मुझे दुनिया ने नहीं दिलाया, जितना इस अकेली भाग्या ने दिला दिया है।
कसम से अगर मेरे पास कुछ शक्तियाँ होती ना तो सबसे पहले मैं इस जाती हुई पड़ोसन को अचानक ही फिसलवा के गिरवा देती। काली अपने मन में इतना बोलती ही है कि तभी भाग्या, जो कि सामने अपने घर की तरफ जा रही थी, अचानक ही गिर पड़ती है और उसको उसका बेटा नितिन उठाते हुए कहता है, माँ क्या है? ऐसे तलते तलते तोंता दांत तल रही थी तो दिल गई। बुड़बक अपनी माँ को उठाने के बजाय मजाक बनावत है। न जाने कैसे सपूतों को जन्म दिया है मैंने, एको ढंग का नहीं है। भाग्या जहाँ गिरने के कारण अपने बेटों को कोस रही थी, तो वहीं काली अपनी जुबान से निकली बात को सच होते देखकर हैरान हो जाती है। काली, अभी जो तूने बोला वो हो गया। हे भगवान, मुझे नहीं पता था मेरे चेहरे के साथ साथ मेरी जुबान भी काली दी है तूने। ये मेरे पास सच में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जब सपनों में भविष्य देख सकती हूँ तो क्या पता, क्यों ना आजमा के देखूं। काली अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए गांव में निकलती है और गांव की गलियों में कंचे खेल रहे कुछ बच्चों के पास खड़ी होकर अपनी शक्तियों को आजमाते हुए कहती है, काश ये कंचे खुद ही उस छोटे से गड्ढे में चले जाएं। काली के इतना बोलते ही उन बच्चों के सारे कंचे अपने आप बने गड्ढे में चले जाते हैं। ये देखकर बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं और भूत भूत चिल्लाते हुए अपने घर चले जाते हैं। तो वहीं काली खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मेरे पास तो ये बड़ी ही मजेदार शक्ति है। अब तो मैं सुपर वुमन बन सकती हूँ। आज कितने समय बाद मैं खुश हुई हूँ, वरना मेरी जिंदगी तो। काली, क्या बड़बड़ाई जा रही है? काली अचानक ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसी गांव की एक औरत का बेटा खड़ा था। वो काली को खुद से बातें करते हुए देखकर हैरान होता है। अरे मनोज, तुम? मैं तो बस ऐसे ही। हाँ, जानता हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो। माँ अस्पताल में है, पिता और बहन नहीं रहे, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये गांव और हम तुम्हारे साथ है दीदी। तुम हमारी बहन जैसी हो। हाँ हाँ मनोज, जानती हूँ, और तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस वक्त काम पर नहीं गए आज? गए थे काम पर, लेकिन तुमको तो पता ही है कि हमारे काम का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है और वहाँ ये हमारे गाँव की बुजुर्गों की टोली हल्का होने जाती है। बस किसी के किए हुए कांड पर हमारा पैर पड़ गया था और उसी को साफ करने वापस घर आ गए। अब दोबारा नहा धोकर जा रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है, लेकिन घर में गुजरखाना होते हुए भी ये लोग बाहर क्यों जाते हैं? अब तो सरकार भी घर घर शौचालय बनवा रही है। आदत से मजबूर है ना काली दीदी, ये लोग खुले में करने की आदत कहाँ छोड़ेंगे। मिल गया काली तुझे आज का काम। आज जरा इन बुजुर्गों को ठिकाने लगाया जाए। तुम चिंता ना करो मनोज, आज के बाद ये समस्या नहीं होगी। तुम काम पर जाओ और संभल के जाना, फिर किसी के किए कराए पर पैर मत रख देना। काली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और शाम को वो गांव के खेतों वाले रास्ते पर ही खड़ी होती है। तभी उसको वहाँ गांव के बुजुर्गों की टोली हाथ में लोटा लिए आती दिखती है, जिस पर काली उनसे छुपते हुए कहती है, आओ आओ बाबा, आज का तुम्हारा ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम होगा। उन बुजुर्गों की टोली खेतों में आकर जैसे ही अपने अपने लोटे जमीन पर रखती है, तभी उनके लोटे अपने आप लुढ़क जाते हैं और उसका सारा पानी गिर जाता है। ये देखकर एक बाबा बोलता है, अरे अरे, ये क्या, अब हम धोएंगे कैसे? अरे घर जाकर धो लेंगे, चलो बैठ भी जाओ, या ये पत्ते कब काम आएंगे? अपने देश में वैसे ही इतनी हरियाली है, तू बैठ जा भाई, माहौल ना बिगाड़। सारे बैठने को होते हैं, तभी अचानक ही सबके लोटे हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर बुजुर्गों की टोली डर जाती है। अरे अरे, ये क्या है? यहाँ कोई भूत है क्या? भाग जाओ यहाँ से, मैं इस खेत में रहने वाला पिशाच हूँ। तुम लोगों ने यहाँ अपना रायता फैला के हमारी नाक में दम के साथ बदबू भी फैलाई दी है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा हो गया। अब धोती उठा के भाग लो यहाँ से, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पर तुम्हारे ही फैलाए रायते को मल देई। भाग रे धोती उठा के। काली की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर दोनों बुजुर्ग वहाँ से अपनी धोती उठाकर भाग उठते हैं और जाते जाते बोलते भी हैं, आज के बाद हम ही खेतन में नहीं, अपने घर में ही हल्के होंगे। आखिर काली ने अपनी शक्तियों के एक अच्छे इस्तेमाल से कुछ लोगों की अकल तो ठिकाने लगा ही दी थी, जिसके बाद खेतों में काम करने वालों को, वहाँ से गुजरने वाले लोगों को, दोनों को ही कोई परेशानी नहीं हुआ करती।